सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करेंगे भोजन के घटक का पार्ट 3। ठीक है, देखिए कुछ बहनों को जो है विटामिन सी में, ठीक है, और विटामिन ए में जो एक संक्रमण वाला आया था पार्ट, उसमें जो है बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए विटामिन सी कहाँ काम करता है, ये वाला इसकी बात हो रही है। विटामिन सी कहाँ काम करता है? देखिए जैसे हमारे शरीर में जब स्कर्वी होती है, मतलब मसूड़े में स्कर्वी जब होती है तो क्या होता है, शरीर के अंदर होता है, ठीक है, या कहीं कट फट जाता है, कहीं कट लग गया शरीर में, तो क्या होता है उसको जो है हीलिंग करने में, मतलब उसको सही करने में विटामिन सी का बड़ा रोल होता है। मतलब कि शरीर के अंदर जो संक्रमण होता है उसको उससे फाइट करने में, या कहीं जुकाम हो गया हल्का फुल्का, मतलब नॉर्मल जुकाम, एकदम जैसे किसी रोग की वजह से जुकाम नहीं, नॉर्मल जुकाम से लड़ने में जो है विटामिन सी की सहायता करती है। लेकिन जो विटामिन ई होता है वो बाह्य जो आक्रमण होते हैं, बाह्य संक्रमण होता है, जैसे बाहर से हमारे जब शरीर में कोई विषाणु जीवाणु आते हैं उससे लड़ने में फाइट करता है विटामिन ए। ठीक, उसको मतलब रोकता है। ठीक है, कहने का मतलब रोकता है, फाइट करता है नहीं, रोकता है। तो इस तरह से जो है मुख्य रूप से विटामिन सी जो है शरीर के अंदर जो काम करती है, जो भी हो गया होता है, मतलब कि कट लग गया हो, या स्कर्वी हो गया हो, या कहीं पस बन गया हो, और या जो है मतलब कि सर्दी जुकाम हो, उसमें लड़ने में विटामिन सी काम करता है। लेकिन जो बाह्य आक्रमण होते हैं उससे तुरंत लड़ने में जो है विटामिन ए काम करता है। देखिए अन्य विटामिन भी लड़ने में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली विटामिन ए करता है, लेकिन विटामिन ए मुख्य रूप से काम करता है। इसलिए जो है इसको कहता है कि ये संक्रमण रोधी है, मतलब संक्रमण को रोकता है। तो इस बात को आप तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। 51 पे आते हैं। शरीर में नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है? शरीर में नए ऊतकों का निर्माण तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। ठीक है, तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोटीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन शरीर में नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए अति आवश्यक होते हैं। बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मांसपेशियों के निर्माण में और टूटे फूटे में उसमें क्या करता है, प्रोटीन का बड़ा रोल होता है। ठीक है, प्रोटीन जो है शारीरिक वृद्धि तथा शरीर के रखरखाव में सहायक होता है। प्रोटीन क्या होता है? शरीर के वृद्धि में तथा रखरखाव में क्या होता है? बहुत सहायक होता है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एकदम बिल्कुल इजी लग रहे होंगे, या अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो एकदम हलवा लग रहे होंगे। ठीक है, और कुछ ही प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको टफ लग रहे होंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश की है तो एकदम आसान लगे होंगे। ठीक है, चलिए रासायनिक नाम बिल्कुल आपको याद करना है ट्रिक के साथ, ताकि जो है एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है, मेरेस्मस होता है, चर्म रोग होता है, दतौधी होती है और डायरिया होता है। देखिए इसको बता चुके हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से जो है शिशुओं में सूखा रोग यानी कि मेरेस्मस तथा क्वासिकोर नामक रोग हो जाता है। देखिए क्वासिकोर में क्या होता है कि लीवर फैटी हो जाती है। ठीक है, लीवर फैटी हो जाती है, बाल जो है तितर बितर हो जाते हैं, चेहरा जो है मून फेस का हो जाता है। और सूखा रोग यानी कि मेरेस्मस में क्या होता है कि एकदम बच्चा सूख जाता है, पेट निकलता ही है और नीचे का पैर सूज जाता है, और मांसपेशियों का लॉस होता है। मांसपेशियां शरीर में बच ही नहीं पाती, रह ही नहीं जाती, एकदम सूख जाता है बच्चा, इसलिए इसको सूखा रोग भी कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्वासिकोर में और मेरेस्मस में ये अंतर है। ठीक है, फिगर के साथ हमने क्लियर करने की वहाँ पे कोशिश की थी। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है की बात हो रही है। तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटीन होता है। रक्त में प्रोटीन ग्लोबुलिन होता है, और जो अस्थियों के प्रोटीन में ग्लोबुलिन होता है। मक्के के प्रोटीन में जीन होता है। तो सुमेलित सही नहीं है, वो है आपका सी ऑप्शन, यानी कि अस्थियों के प्रोटीन में जो है कोलेजन होता है। क्या होता है? कोलेजन। ठीक है, जबकि ग्लोबुलिन जो है मांसपेशियों के प्रोटीन में होता है। देखिए जितने मांसपेशियों के नाम हैं और कहाँ पाए जाते हैं बिल्कुल आपको याद रखने हैं। याद करने का सिर्फ एक ही तरीका, बार 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 रिवाइज करिए। ठीक है, और एक ही मतलब कि मटेरियल को ज़्यादा प्रयोग करिए, जो सही मटेरियल हो। ये नहीं कि 1000 मटेरियल लिया एक बार पढ़ा। ठीक है, 1000 मटेरियल नहीं, एक मटेरियल 1000 बार पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। वसा तथा तेलों का मुख्य अवयव क्या है?
वसा और तेलों का मुख्य अवयव क्या है? ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल, अमीनो अम्ल तथा सेलुलोज, फाइबर तथा सेलुलोज, स्टार्च तथा अम्ल। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। ये है अमीनो अम्ल, किसका वो है? अमीनो अम्ल तो है प्रोटीन का। ठीक है, फाइबर और सेलुलोज तो फाइबर के ही हैं। स्टार्च और स्टार्च वगैरह किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के हैं। तो इस तरह से जो है ध्यान रखना है हर एक ऑप्शंस को। थोड़ा सा अगर आपकी जानकारी अच्छी हो रही है, ज्ञान का थोड़ा सा लेवल डीप में जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एनालिसिस कर पा रहे हैं तो, और बिल्कुल जाएगा अगर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वसा तथा तेलों का मुख्य अवयव ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल है। इसमें वसा अम्ल कार्बन तथा अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की श्रृंखलाओं से बने होते हैं। ठीक है, चलिए ये सब दिखा चुके हैं चित्र, अब बार बार इसको हम उस पर नहीं करेंगे फोकस। वसा का क्या कार्य है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, बिल्कुल ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। ठीक है, और सबसे अधिक प्रदान करता है, हालांकि थोड़ा सा देर में प्रदान करता है लेकिन करता है। भूख से संतुष्टि दिलाना, बता चुके हैं कि भूख जल्दी नहीं लगने देता है। शारीरिक अंगों की रक्षा करना, विटामिन ए मिलता है वसा वाले में, मक्खन वक्खन में मिलता है, याद रखिएगा। तो क्या करता है? शारीरिक अंगों की संक्रमण से बचाने में भी हेल्प करता है। उपयुक्त सभी। तो भोजन में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के रूप में वसा शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, भूख को तृप्ति करती है तथा शारीरिक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग वसा का प्रमुख स्रोत है? देखिए, घी, सरसों तेल, दूध, मक्खन और दूध। चावल, गेहूं, लोबिया, मक्का। देखिए चावल, गेहूं, लोबिया, ये सब क्या है? ये सब तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है ना, कार्बोहाइड्रेट वाले। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हैं। अच्छा, शहद हो गया, केला हो गया। शहद केला भी क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट हो गए। संतरा नींबू क्या हो गया? विटामिन सी हो गए। ठीक है, और गेहूं भी क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका। तिल क्या हो गया? वसा हो गया। तिल वसा में आ गए। और शहद भी क्या हो गया? शहद भी कार्बोहाइड्रेट में चला गया। तो मेन रूप से अगर देखा जाए तो जो वसा का प्रमुख वर्ग है, जो जिसमें एक भी जो है अन्य स्रोत नहीं है, वो है आपका 56 का ए। जो भी देखिए तेलीय पदार्थ होते हैं, घी वाले पदार्थ होते हैं, वो वसा के स्रोत होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वसा के मुख्य स्रोत जो है घी, दूध, मक्खन, सरसों, मूंगफली आदि हैं। तेल, मांस, मछली, अंडा, बादाम, काजू आदि भी आदि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 57 पे आते हैं। फाइनोडर्मा नामक रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, इसको आप लोग बता सकते हैं देख के ही। कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से और विटामिन की कमी से तो नहीं, ये वसा की कमी से होती है। फाइनोडर्मा में क्या होता था? चकता चकता, जब फिगर दिखाया था जिसमें चकता चकता जो है कछुए की जैसा जो है क्या होता था आपका, मतलब कि चमड़ा हो जाता था, मतलब कि त्वचा हो जाती थी। ठीक है, फाइनोडर्मा नामक रोग जो है वसीय अम्ल की कमी से होता है। वसा की कमी से त्वचा जो है कछुए की त्वचा के समान हो जाता है। इसकी कमी से त्वचा जो है की बीमारी जो है डर्माइटिस भी हो जाती है। डर्माइटिस मतलब कि ये भी जो है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, किससे? स्किन से रिलेटेड बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 58 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक विकार वसा की कमी से नहीं होता है? वसा की कमी से नहीं होता की बात हो रही है। त्वचा का रूखा होना, शरीर स्थूल हो जाना, वजन में ह्रास होना और सभी। ठीक है, तो कौन नहीं होता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मनुष्य के शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी तो हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, वजन में ह्रास भी होता है, वजन में कमी भी आती है, ह्रास मतलब कमी। तो शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, जबकि वसा की अधिकता से शरीर जो है स्थूल हो जाता है। शरीर स्थूल का मतलब होता है आलसी होना, मोटा होना। जब वसा अधिक होगा तब ऐसी कंडीशन बनेगी, कम होगा तो थोड़े ना कंडीशन बनेगी। ठीक है, जब क्या होगी, वसा आपके शरीर में अधिक हो जाएगी, जब ऊर्जा अधिक हो जाएगी और काम कम होगा तो क्या होगा, आपके मांसपेशियों में जाके वसा जम जाएगी और आप जो है मोटे हो जाएंगे। जब मोटे हो जाएंगे तो आलस आएगा, आप जो है क्या हो जाएंगे, स्थूल, शरीर स्थूल हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, भद्दी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखते देखते उड़ा दीजिए। हॉपकिंस, के स्मिथ फंक, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1912 ईस्वी में पोलैंड के जैव रसायन विज्ञानी केसमीर फंक ने किया था। उन्होंने ही पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। क्या किया था? उन्होंने ही पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 60 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन के लिए कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस विटामिन के लिए कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हम बार बार बता चुके हैं एक ही बात कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो उत्तर बी हो जाएगा। विटामिनों को सामान्यतः अंग्रेजी अक्षर ए बी सी डी ई के आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अक्षर बी के विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें B1 है, B2, B3, B5, B6, B12 सम्मिलित है। मैक्सिमम का आप जो है रासायनिक नाम जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 61 पे आते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा युग्म जल के में घुलनशील है? ठीक है, तो AB, AC, BC, CD। ठीक है, तो इसका ट्रिक याद जो बता चुके, फिर लिख देता हूँ, फिर बार बार रिवाइज कर लीजिए। बर्फ कुल पानी में घुल, ठीक है, पानी में घुल, तो क्या हो जाएगा? विटामिन बी और विटामिन सी जो है पानी में घुलेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी और सी। तो विटामिन बी और सी जो है, विटामिन बी तथा विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी जो है जल में घुलनशील, और जो बच गए वो किस में होंगे? वसा में घुलनशील हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 62 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात हो रही है, तो थायमिन का विटामिन B1 है, राइबोफ्लेविन का विटामिन B2 है, नियासिन का विटामिन B3 है, पायरोडक्सिन का विटामिन B12 है। ठीक है, तो एक चीज़ पे हम फोकस करवाए थे, सारा चीज़ तो आपको याद रखना ही है, लेकिन हम बताए थे कि ये क्या था, ये नहीं था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, विटामिन B12 तो याद रखना था। इसका क्या नाम था? साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी ये सब सही हैं, ये गलत है, तो इसका आंसर यही होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 8 विटामिन का समूह है। विटामिन बी उनको थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, B3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं, B5 को कहते हैं पेंटेथिनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B6 को पायरोडक्सिन कहते हैं, B7 को कहते हैं बायोटीन कहते हैं, और 11 को क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल कहते हैं, और 12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 63 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है की बात हो रही है? ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अभाव से होने वाला उत्पन्न रोग है। विटामिन दिया हुआ है, तो विटामिन ए से रतौंधी होता ही होता है, सही है ये। ठीक है, विटामिन बी से जो है कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है, ये भी होता है, सही है। विटामिन सी से जो है क्या होता है? तो स्कर्वी होता है, ये भी सही है। और विटामिन डी कमी से क्या होता है? एनीमिया। तो एनीमिया विटामिन डी कमी से होता है, वो तो आयरन कमी से होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका उत्तर गलत पूछ रहा है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ये सही जाएगा, डी सही जाएगा। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, विटामिन डी कमी से क्या होगा? बच्चों में रिकेट्स, यानी कि हड्डियों में छिड़ता आती है, कमजोरी आती है, रोग होते हैं। इस रोग प्रकार के रोग को क्या कहते हैं? विटामिन B6 की कमी से होते हैं। ठीक है, तो आप जान लीजिए, आप जानते हैं कि विटामिन डी कमी से क्या होता है? विटामिन डी कमी से जो है बच्चों में हड्डियों में टेढ़ापन आता है, बच्चों की हड्डियाँ कमजोर होती हैं। और ये इसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल, यानी कि कॉड ऑयल। ठीक है, कॉड ऑयल। ठीक है, तो ये दो जो मुख्य स्रोत हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 64 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने, हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है? ठीक है, तो घाव को भी भरता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर जाएगा विटामिन ए है कि विटामिन बी है कि विटामिन सी है कि विटामिन डी है? तो बार बार इस चीज़ को बता चुके हैं, इसका उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी जो है घाव को भरने में, हड्डियों और दांतों के निर्माण में, प्रतिरोधक को बेहतर बनाने में, और आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, चलिए, इसका उपयोग व्यापक रूप से ऑक्सीकरण रोकने के लिए खाद्य योजक रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 65 पे आते हैं। एक मिनट, चलिए, क्वेश्चन संख्या 65 पे आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से खाद्य पदार्थों का कौन सा वर्ग जो है विटामिन ए का स्रोत प्रदर्शित करता है? अब यहाँ से आपको विटामिन ए का स्रोत जो है प्रदर्शित करना है। तो गाजर, टमाटर, आम, आंवला, नींबू, अमरूद, साबुत अनाज, दाल, केले, सूखे मेवे, अंकुरित दाल,
अंकुरित गेहूँ ईस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आंवला नींबू वगैरह क्या है, विटामिन सी का, अमरूद भी विटामिन सी का है। साबुत अनाज क्या है, ये तो कार्बोहाइड्रेट का है। दाल क्या है, प्रोटीन का है। केला भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का है। सूखे मेवे वगैरह प्रोटीन के स्रोत हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो गाजर, टमाटर और आम है, ये मुख्य रूप से जो है विटामिन ए के स्रोत हैं। तो इसको देख लेते हैं। गाजर, टमाटर, हरी सब्जियां, पपीता, आम, दूध, मछली का तेल आदि विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। इसी प्रकार आंवला, नींबू, अमरूद विटामिन सी के, साबुत अनाज, दालें, केला विटामिन B6 के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। देखिए, कोई एक चीज़ जो है एक का स्रोत नहीं है, फिर भी मैक्सिमम चीज़ें किस में पाई जाती हैं, उस ऑप्शन को हमें चूज करना होता है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ऐसी चीज़ में कोई कहेगा नहीं इसमें दूध में वसा खाली मिलता है, नहीं तो ऐसा, अरे दूध में सब कुछ मिलता है भैया, ठीक है। मांस में खाली वसा मिलता है, नहीं तो दूध, मांस में वसा भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सब मिलता है। लेकिन मेन रूप से क्या मिलता है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज को हल्का डीप करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपको थोड़ा इन क्वेश्चनों का अभ्यास भी करना पड़ेगा और चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। बिना पढ़े जो है आपको ऐसे मार के चले नहीं आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 66 पे आते हैं। शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों में से किसका मात्रा सबसे अधिक होता है। जो खनिज लवण पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो कैल्शियम, फास्फोरस की, सोडियम आयरन की, मैग्नीशियम और सोडियम की, आयरन और तांबा की। देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस की। ऐसे प्रश्न जो है आपको अन्य विद्यार्थियों से आगे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों पर बिल्कुल ध्यान देना है आपको। हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी खनिज लवणों में कैल्शियम और फास्फोरस जो है अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में होता है। हड्डियों को मजबूत सुदृढ़ बनाने में, रखने में कैल्शियम व फास्फोरस दोनों का मिलता है, मिलकर शरीर में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कैल्शियम और फास्फोरस जो है शरीर के नियामक का भी कार्य करते हैं। तो देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस जो है शरीर हड्डियों के निर्माण में काम करते हैं। हड्डियाँ हमारे शरीर का क्या है, ढांचा निर्माण करती हैं। हड्डियाँ हमारे शरीर में काफ़ी हैं, ठीक है। तो इससे भी आइडिया थोड़ा लगा लीजिए। एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अरे हड्डियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी भी बनती है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो है इनकी मात्रा ज़्यादा है। इस तरह से जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिंक हमेशा सही नहीं होता है, फिर भी मतलब एक याद रखने का मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक तरह से एक ट्रिक समझिए या फैक्चुअल ट्रिक समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 67 पर आते हैं कि मांसपेशियों की कार्यशीलता में किस खनिज तत्व का महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। किस खनिज तत्व का महत्वपूर्ण भूमिका है की बात हो रही है, मांसपेशियों की कार्यशीलता की बात हो रही है। तो आयरन की, पोटेशियम की, सोडियम की या कोबाल्ट की। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पोटेशियम की। कंकाल तथा मांसपेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने में पोटेशियम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यह स्नायु द्वारा संदेश भेजने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों का संकुचन होता है। तो इस तरह से जो है इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न जो है बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन संख्या 68 पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, श्वेत रक्त कण करता है, प्लेटलेट्स करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं करता है। तो लौह तत्व जो है रक्त में उपस्थित एक लाल रंग के यौगिक हीमोग्लोबिन के मुख्य अवयव हैं। लौह तत्व क्या है, रक्त में उपस्थित एक लाल रंग के यौगिक हीमोग्लोबिन के मुख्य अवयव हैं। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 69 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का स्रोत नहीं है की बात हो रही है। दूध, दही, दालें और नींबू। तो देखिए, दूध से बने पदार्थ जो है दही, खोया, पनीर, समुद्री जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा, ये विटामिन सी का स्रोत है। मछली, झींगा, केकड़ा, दालें, गिरदार फल, पत्तेदार सब्जियां आदि जो है कैल्शियम की प्रचुर स्रोत है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से और पढ़ लीजिएगा। दही, खोया, पनीर, समुद्री जीव जैसे मछली हो गया, झींगा हो गया, केकड़ा, दालें, गिरदार फल, पत्तेदार सब्जी आदि जो है कैल्शियम के प्रचुर स्रोत है। और नींबू क्या है, विटामिन सी का स्रोत है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस चीज़ को हम एलिमिनेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 70 पे आते हैं।
कि कौन सा तत्व जो है शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाता है। अम्लीयता, शरीर के अम्लीयता में भी और क्षारकता में क्या बनाता है, संतुलन बनाने का काम करता है। आयरन है, सोडियम है, कैल्शियम है या फास्फोरस है। उत्तर हो जाएगा डी यानी कि फास्फोरस। फास्फोरस जो है खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शरीर की अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखता है। यह रक्त में वसा के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, रक्त में वसा के संतुलन के लिए आवश्यक होता है और क्या करता है, क्षार और अम्ल में भी संतुलन बनाने का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 71 पे आते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की, आयरन की, विटामिन की, वसा की, बार बार बताए हैं, कई बार बताए हैं। इसका उत्तर जाएगा बी यानी कि आयरन की। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां जो है, गुड़ में भी लौह का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, गुड़ में भी लौह का मात्रा पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जब माँ गर्भवती होती है, कोई भी मतलब कि लेडी या कोई भी हमारी बहन, तो उसमें क्या दिया जाता है, उसमें गुड़ खिलाया जाता है। ठीक है, आप काजू किशमिश बादाम खिलाइए, ठीक है, अच्छा स्रोत है, लेकिन आप जो है गुड़ खिलाइए, पालक खिलाइए और चुकंदर खिलाइए, सेब खिलाइए। जो आयरन के बेस्ट स्रोत है उनको बिल्कुल दीजिए। ठीक है, क्योंकि उनके बिना जो है आयरन उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, किसकी, खून की। और खून की कमी होना जो है बड़ा घातक हो जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए, बहुत ही बड़ा घातक है। अगर खून की कमी हो जाए तो लगातार जो है ब्लड पे आपको ध्यान देते रहना चाहिए, चेकअप कराते रहना चाहिए, HB टेस्ट यानी कि हीमोग्लोबिन टेस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ों से आप जो है थोड़ा जनरल लाइफ से भी लिंक करके इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 72 पे आते हैं। वमन तथा अतिसार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? वमन तथा अतिसार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो जल की, लौह की, वसा की, कैल्शियम की। तो किसकी कमी होती है? एक यानी कि जल की। जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में भार का 60 से 70% भाग जल है। जल वाला चैप्टर देखा आपको, मतलब कि पढ़ ही चुके होंगे। वमन तथा अतिसार से मनुष्य के शरीर में जल की कमी हो जाती है। इस अवस्था को निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब कि निर्जल है जल, मतलब जल नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हिंदी का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 73 पे आते हैं। क्या 73 भाई? मानव शरीर में जल की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। शरीर में यूरिया, टॉक्सिन आदि का पूर्णतः निष्कासन नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है, एकदम जल वाला चैप्टर जाकर पढ़ लीजिएगा, एकदम सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया है। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए जल को। जल इतना छोटा चीज़ नहीं है। जल का जो प्रयोग नहीं करता है उसके शरीर में बहुत रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जल का प्रयोग आप लोग काफ़ी किया करिए, कम से कम 4 से 5 लीटर दिन भर में। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है, अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तब तो भाई वो डॉक्टर की सलाह पे पानी पिए। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब जिसको गुर्दे की दिक्कत होती है उसको थोड़ा सा कम पानी पीने के लिए कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। ठीक है, पाचक रस असंतुलित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए गुर्दे के काम करने के लिए पानी चाहिए, लेकिन जब गुर्दे में गड़बड़ी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिएंगे तो लोड आएगा। तो इस तरह से, और अगर गुर्दा स्वस्थ है तो पानी कम अधिक पिएंगे तो लोड कम आएगा। भाई गुर्दा जब अस्वस्थ है तो कोई अलग मैटर बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, पाचक रस जो है असंतुलित हो जाता है, हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, जो जिसको जठर रस कह रहे थे। शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल आएगी। निर्जलीकरण होगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप बुखार हो जाएगा। ठीक है, तो उसका उपयुक्त जो है डी ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे। इसका जो है थोड़ा एक्सप्लेनेशन बढ़िया से पढ़ लेते हैं इसको। मानव शरीर में जल की कमी से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पाचक रसों में असंतुलन होता है। शरीर में यूरिया अम्ल, यूरिया विष, टॉक्सिक आदि का पूर्णतः निष्कासन नहीं हो पाता है। शरीर का तापमान में वृद्धि हो जाती है, वजन कम हो जाता है और भूख भी कम लगता है। ठीक है, चलिए एक बात जान लीजिए, जल जो है हमारे शरीर का अभिन्न अंग है और इसके बिना जो है जीवन असंभव है, असंभव। ठीक, जल किन दो तत्वों से मिलकर बना है? तो अब जल का तो फार्मूला आपको याद ही है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम। तो इसको तो जाएगा ए। अब कुछ बहनों को लग रहा है ऐसा प्रश्न आएगा। देखिए प्रश्न ऐसा आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि वो जानते हैं
कि हमारी सभी बहनें, चाहे सभी स्टूडेंट जो हैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, कोई एकदम कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कोई एकदम जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई अन्य बैकग्राउंड से है, हज़ारों बैकग्राउंड बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, फिलहाल तो आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे और उसमें ये पूछ देगा कि कितने परमाणु हाइड्रोजन के हैं, कितने परमाणु ऑक्सीजन के हैं, तो और मामला थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। तो इसलिए इस फार्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जल भोजन में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व है, जो तत्व ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के से मिलकर बना है। जल हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये 2 परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु, तो ये ऑक्सीजन के एक परमाणु, ठीक है, से मिलकर बना है। उल्लेखनीय है कि यह जल का एक अकार्बनिक पोषक पदार्थ है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं है। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो कार्बन कहाँ दिख रहा है, तो अकार्बनिक होगा, मतलब कार्बन एब्सेंट है। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए आप लोग आलतू फालतू चैनल बहुत सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, जिससे कोई मतलब नहीं है, खाली उसमें जो क्या होता है, मनोरंजन होता है, और मनोरंजन से जो है घर नहीं चलता, ठीक है। मनोरंजन से घर नहीं चलता, जीवन नहीं चलता। मनोरंजन क्या होता है, हल्का फुल्का माइंड आपका क्या होता है, सही कर देता है मूड। आपका जो है घर चलता है काम से, आपके ज्ञान से। आप ज्ञान लेंगे तभी जो है, तो आपके उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा अहम रोल कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। तो इतना अगर आप मानते हैं तो कृपया करके चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बस सपोर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है, आपको बस बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपसे कुछ अन्य चीज़ें नहीं मांगी जा रही है कि आप जो है इतना डोनेट कर दीजिए, उतना डोनेट कर दीजिए, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 का प्रमुख स्रोत है। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं ओमेगा 3 पे, ठीक है। जौ, अलसी, चना, अरहर, ठीक है। तो अलसी ओमेगा 3 का, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा, ओमेगा 3 का जो है प्रमुख स्रोत है। इसमें वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। रक्त नलिकाओं में वसा जमाव को रोकने में सक्षम होता है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि जो रक्त में नलिकाओं में जो वसा का जमाव हो जाता है उसको रोकने में सहायता करता है। जो ब्लॉकेज होता है, जैसे ये हमारी नाड़ियाँ हैं, ठीक है, इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें कहीं ब्लॉकेज होता है, उसमें अलसी का बड़ा रोल होता है। देखिए ओमेगा 3 से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, हार्ट के रोग होने का, हार्ट फेल्योर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हार्ट पेशेंट को अलसी का सेवन कराया जाता है। आप भी कर सकते हैं, एक नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है अलसी, ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है, ओमेगा 3, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन के भी दृष्टिकोण से और आपके परीक्षा के भी दृष्टिकोण से। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।